इसी तरह वो पूछ सकता है कि प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में फ़र्क क्या है, या बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में फ़र्क क्या है। तो जैसा भी पूछे आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के पहले वो इंग्रेडिएंट्स लिख देना, उसकी डेफिनेशन, उसके इंग्रेडिएंट्स। बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टियां, एक ड्रॉवर होता है यानी जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, दूसरा ड्रॉवी होता है जिसके नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, और तीसरा उसमें पे ही होता है जिसको अमाउंट पे होती है। ये मैंने बताया चूँकि पार्टियाँ चेंज होती रहती हैं, एक बंदा दूसरे बंदे को बेच भी देता है क्योंकि उसके ऊपर नाम नहीं लिखा होता कि ये किसको अदा होनी है पेमेंट। तो ये एक इस तरह की हुंडी बनी होती है, इसे हुंडी कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को। ये फ़ॉरेन से लोग करते होते हैं, ये पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। बाहर से लोग हुंडी बना के भेजते हैं, फिर बैंकों से पैसे निकलवा लिए जाते हैं, फिर जब टाइम आता है तो फिर पे कर दिए जाते हैं। यानी ये एक तरीका होता है पैसे हासिल करने का, फिर कारोबार करके फिर इंटरेस्ट के साथ वापस करने का। चेक आपके सामने ही है कि चेक किस तरह होते हैं। बेयरर चेक होता है, कोई बंदा यानी जिसका अकाउंट नहीं है उसके हवाले अगर किया जाएगा तो वो बेयरर कहलाएगा। और जो बंदा खुद अपने अकाउंट से पैसे निकलवाने जाएगा वो उसका ऑर्डर चेक कहलाएगा, यानी वो हुक्म देगा कि मेरे पैसे जो मैं रख गया था वो मुझे निकाल के दें। डिसऑनर ऑफ चेक के हवाले से सवाल पूछ सकता है कि डिसऑनर का क्या मतलब होता है। डिसऑनर का मतलब ये होता है कि एक बंदा पैसे निकलवाने जाए बैंक से और बैंक वाले कहें कि हमारे पास तो उसके पैसे नहीं हैं, ये चेक पुराना है, ये चेक इसकी अभी डेट ही नहीं आई, वगैरह वगैरह, यानी वो एक्सेप्ट ना करें तो इसे हम कहते हैं डिसऑनर कर दिया है। वो कौन से ऐसे सरकमस्टांसिस होते हैं जब कोई बंदा जाके डिमांड करता है कि पैसे अदा करें, पैसे मुझे दे दें, मुझे फ़लाँ बंदे ने चेक दिया है इस डेट का, तो मैं पैसे लेने आया हूँ। तो आगे बैंकर जब एतराज़ करता है तो ऑब्जेक्शन क्या होती हैं। पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड का मतलब होता है कि ये बाद की तारीख का है, यानी अभी महीना बाकी है। तो यानी अप्रैल का चेक है, आप मार्च में गए हुए हैं तो वो आपको पेमेंट नहीं करेंगे। 10 लाख का चेक लेके गए हुए हैं, आगे 8 लाख पड़े हैं यानी इनसफिशिएंट बैलेंस है, तब भी नहीं करेंगे। फंड्स आर नॉट अवेलेबल, बैंक में पैसे नहीं हैं, गाड़ी उनकी नहीं आएगी, आज पैसे नहीं आए, आपको वेट करना पड़ेगा या टाइम दे देंगे। चेक नॉट प्रॉपरली प्रेजेंटेड, जो चेक दिया है वो आपने बैंक टाइम के बाद दिया है तो तब भी वो कबूल नहीं करेंगे। चेक नॉट प्रेजेंटेड विद रीजनेबल टाइम, चेक की जो डेट होती है वो अगर गुजर जाए तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर तक आप जा सकते हैं, यानी 180 दिन होते हैं। 180 दिन के बाद उसकी कोई हैसियत नहीं होती, फिर वो कागज़ का टुकड़ा होता है। अगर चेक के ऊपर सिग्नेचर ठीक नहीं है, चेक के ऊपर फिगर और हैं, वर्ड्स और लिखे हुए हैं, चेक मल्टी डेटेड है, उसमें मुख्तलिफ ऊपर तारीखें डाली हुई हैं, 20/2/12, फिर 3/2/25, 25, इस तरह मुख्तलिफ साल, मुख्तलिफ महीने, मुख्तलिफ डेट्स। वेयर बैंकर हैज़ जर्नल, या बैंकर को इख्तियार है कि वो इनकार कर सकता है। तो इन सूरतों में बैंक इनकार कर देता है, पैसे नहीं देता, तो हम कहते हैं डिसऑनर हो गया। वो कौन सी ऐसी सूरतें होती हैं जब बैंक बाउंड होता है कि वो पेमेंट ना करे। पहली सूरत ये होती है कि अगर एक बंदा कहता है कि जी मेरे अकाउंट में से कोई पैसे निकलवाने आए, तो आपने कहना है, आपने पहले मुझे फ़ोन करना है, मैं अगर इजाज़त दूँ तो तब आपने देने हैं, अदरवाइज़ आपने नहीं देने। तो पहले वो फ़ोन करेंगे जिसका अकाउंट है, फिर उसके बाद वो पेमेंट करेंगे। इसी तरह इंसॉल्वेंट, अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है तो बैंक से कोई बंदा उसके पैसे नहीं निकलवा सकता। अनस्टैम्प अनस्टैम्प चेक है जिसके ऊपर मोहर नहीं लगी हुई बैंक की। हर चेक के ऊपर बैंक की स्टैंप लगी होती है, वो छपा हुआ होता है। इसी तरह अगर उनको पता लग गया है कि ये जो कस्टमर है जिसका अकाउंट है उसकी डेथ हो गई है, तो फिर उस सूरत में भी वो इनकार कर देते हैं कि उसका जो अकाउंट है वो चूँकि बंद हो गया है, वो बंदा फोत हो गया, तो अब उसके आप पैसे नहीं निकलवा सकते। इसी तरह अगर कोई शख्स पागल हो जाए तो उसके अकाउंट में से भी
उसके अकाउंट में से भी पैसे नहीं निकल सकते जब तक वो ठीक ना हो जाए। इसी तरह चेक अगर ठीक नहीं है तो बैंक इनकार कर देगा। चेक अगर फटा हुआ है, कैंसल्ड किया हुआ है, तब भी पैसे नहीं देंगे। इसी तरह होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। ऐसा शख्स जिसके पास ये चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट है, ये यानी होल्डर होल्डर से मुराद कब्ज़े वाला जिसके पास है, क्या ये ड्यू कोर्स के तहत है, क्या ये कानून के तरीके से इसके पास है, ये गैर कानूनी तरीके से है, वो कौन होता है। ऐसा शख्स होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है। यानी ऐसा शख्स जिसके पास ये तीन डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट है, तो फिर हम उसमें कुछ चीज़ें देखेंगे, अगर वो चीज़ें मौजूद होंगी तो हम कहेंगे ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है। यानी इसके पास कानूनी तरीके से ये चीज़ आई है, इसने किसी का चेक चोरी नहीं किया हुआ, इसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज चोरी का नहीं है, बल्कि इसका ये बिल्कुल सही हकदार है ये बंदा। पहली चीज़ ये कि वो होल्डर हो, उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ हो। अगर चेक है तो चेक के ऊपर उसका नाम दर्ज हो। लॉफुल कंसिडरेशन, उसने कुछ ऐसा किया हो कि जिसके इवज़ उसे मिला हो, कोई सर्विसेज दी हो, कोई खिदमात दी हो, कोई इसने चीज़ बेची हो जिसके इवज़ इसे चेक मिला है, वो कंसिडरेशन कहलाएगी। ये बिल्कुल कंप्लीट हो, उसके ऊपर डेट, अमाउंट, जिस बंदे को अदा करना है उसका नाम, उसके सिग्नेचर, सब कुछ मौजूद हो। इसके पास नेक नियति के साथ मौजूद हो, और किसी भी तरह की इसके ऊपर ख़राबी ना हो, चीज़ें मुकम्मल हो, वैलिड हो, डेट के अंदर आए, कोई चीज़ मशकूक ना हो, कोई चीज़ ख़राब ना हो, तो हम कहेंगे कि ये बिल्कुल ठीक है, इसके पास ये कोई गलत बंदा नहीं है। इसी तरह असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट के ऊपर भी आ सकती है एक डेफिनेशन के असाइनमेंट क्या होती है, या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर का, 5 नंबर का। बाज़ औक़ात हम जब चेक देते हैं या प्रो नोट देते हैं तो उसके साथ एक इकरारनामा भी लिख लेते हैं, यानी स्टैम्प पेपर के ऊपर एक तहरीर लिख लेते हैं कि जनाब मैं ये जो चेक दे रहा हूँ इस बंदे को, फ़र्ज़ किया मेरा नाम ए है, मैं बी को दे रहा हूँ, तो मैं लिख के देता हूँ मैं ए हूँ, मैं बी को एक चेक दे रहा हूँ जिसका चेक नंबर फ़लाँ है, जिसके ऊपर इतनी रकम लिखी हुई है, ये मैंने फ़लाँ तारीख को दिया है, फ़लाँ बंदे को दिया है, ये मैंने इस मद में दिया है। ये सारी उसके ऊपर हम तहरीर बना के लिख देते हैं, और इस स्टैम्प पेपर को हम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। कल को ये जो चेक है ये और भी ज़्यादा वैलिड हो जाएगा। अब इसके अंदर वो वाला गुमान भी ख़त्म हो जाता है इस असाइनमेंट में कि हो सकता है चेक गुम हो गया हो और किसी के हाथ लग गया हो। अब यहाँ पे ये चीज़ भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि स्टैम्प पेपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है कि ये जो है ना फ़लाँ मद में दिया हुआ एक चेक है जो कि एक एग्रीमेंट का हिस्सा था। इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से ऐसे हैं जो कि कियास कर लिए जाते हैं। कानून समझता है कि इसके साथ ये एविडेंस के रूल भी इन्हें कहते हैं। क्वेश्चन यूँ आ सकता है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कानून समझता है कि ये चीज़ें दुरुस्त हैं, जैसे कि एक बंदे के पास चेक हो तो समझा जाएगा इसने कोई कंसिडरेशन ली होगी तो इसको चेक मिला है। दूसरा ये कि इसके ऊपर जो डेट डली हुई है वो ठीक डली हुई है, ये एक्सेप्ट ठीक टाइम में किया हुआ है, ये इंडोर्समेंट इसकी सही टाइम पे की हुई है, और जिस टाइम पे पेश किया जा रहा है ठीक टाइम पे पेश किया जा रहा है, इसके ऊपर जो स्टैंप लगी हुई है ठीक है, इसके ऊपर जो साइन किया हुआ है वो भी दुरुस्त हैं। अगर कोई फ़ॉरेन का चेक है तो उसके ऊपर पाकिस्तान का लॉ लगा कि फ़ॉरेन का लॉ भी यही होगा जो पाकिस्तान का लॉ है, अनलेस कि वो फ़ॉरेन लॉ पेश करे। तो ये सारी चीज़ें उसके हवाले से कियास कर ली जाती हैं
कि ये जो कुछ भी ये पेश कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। हाँ, दूसरी पार्टी को इनकार है अगर कि जी मेरा चेक चोरी हुआ है, मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसने चोरी कर लिया है, तो फिर वो उसका रिबटल पेश करेगा, उसका सबूत पेश करेगा, सरकमस्टांशियल एविडेंस की सूरत में, डायरेक्ट एविडेंस की सूरत में, किसी तरह उसे फिर ख़त्म करना पड़ेगा। चेक बड़ी डेंजरस चीज़ होती है, अपनी चेक बुक संभाल के रखा करें। जिसके पास भी आपका चेक होगा, ऐसा समझे आपने उसको अपना बाजू काट के दिया हुआ है, वो अगर इसके ऊपर जो भी अमाउंट लिख देगा वो आप उसके देने के पाबंद होंगे। चेक बुक, चेक, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से, सही तरीके से यूज़ करनी चाहिए। उसके साथ एक छोटा हिस्सा भी होता है, उसको भी साथ फिल कर लिया लेना चाहिए जब कैश करवाएं। उसके ऊपर वो सारी तहरीर लिखें जो आपने चेक के बड़े हिस्से पे लिख कर पेश किया है। छोटा हिस्सा आपके पास रिकॉर्ड में होता है, वो चेक बुक के साथ ही अटैच रह जाता है, वो अलग नहीं होता, उसके ऊपर डिटेल लिख लिया करें। वास्सलाम।